हमारे मेरे जो कोच हैं वो कहते हैं कि दिमाग का काम है जाना, तुम्हारा काम है पकड़ के लाना। या किसी ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोला कि इसने तो बस सिंपैथी से ये सब मेडल जो है वो जीते हैं। मेडल मेडल होता है। ओके। जो ये सोचता ना कि यार गोल्ड होना चाहिए था, मेडल रिपीट होना चाहिए था, वो कभी किसी भी अचीवमेंट को लेके वो एंजॉयमेंट नहीं कर पाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर का कॉल जब आपके पास आया तो क्या कैसा रिएक्शन था उस टाइम पे? उस टाइम पे आप क्या सोच रहे थे? कितनी बातें करनी है आपको उनसे? क्या क्या सोचा था उस वक्त? 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स का गोल्ड, 2022 एशियन पैरा गेम्स का ब्रॉन्ज और 2024 पेरिस पैरालंपिक्स का सिल्वर। इनके लिए मेडल सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि एक मिशन था। और जब नेशन ने इनकी डेडिकेशन को सैल्यूट किया तब इन्हें मिला भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान। सिर्फ 19 साल की उम्र में पैरालंपिक गोल्ड जीतकर मनीष नरवाल एक नाम नहीं, एक इंस्पिरेशन बन गए। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे एथलीट है जो हर शख्स के लिए एक उम्मीद है, जो सपना देखता है चाहे जिंदगी उससे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना दे। वेलकम टू द शो द अनस्टॉपेबल मनीष नरवाल, इंडियन पैरा पिस्तौल शूटर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम। तो आज मैं आपसे बहुत सारे सवाल करने वाली हूँ, क्या आप तैयार हैं? यस मैम। जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे। हर पेरेंट के लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग होता है उनका बच्चा, और जब आप पैदा हुए उस वक्त एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज भी आया जब आपके हाथ में जो प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट हुई। तो उस टाइम आपके पेरेंट्स का मेंटल लेवल कैसा था? वो क्या फील कर रहे थे उस टाइम? मैम, पेरेंट्स शब्द जो है ये बहुत ही छोटा लग रहा है वैसे आपको, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो उनसे ऊपर ये मान लो कि गुरु, ये मान लो कि भगवान टाइप में कोई नहीं होता। क्योंकि हर कोई माता पिता यही सोचता है कि यार जो मेरा बच्चा है या फिर जो जो मतलब हमारा बेटा है या बेटी है वो एक स्वस्थ हो। बिल्कुल। और स्वस्थ के साथ में वो यही सोचता है कि यार मैं अपनी वाइफ को, मतलब मेरे पापा या फिर कोई भी पेरेंट्स हुआ, वो यही सोचेंगे कि यार मैं अपनी वाइफ को कुछ ऐसा खिला दूँ कि यार मतलब जो हेल्दी हो जाए या फिर वाइफ भी हेल्दी हो, मतलब ये होता ही है, ये नेचुरल होता ही है। और फिर जब सब कुछ ठीक हो रहा था, सब कुछ ठीक था, पर कई बार कहते हैं ना कि नर्स या फिर डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन भगवान का रूप होते हुए भी अगर उनसे मिस्टेक हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि मैं नर्स के हाथ से छूट गया था मैं, और मैं नीचे गिर गया था, और राइट हैंड शोल्डर की तरफ से मैं नीचे गिरा था। तो वहीं पे वो मतलब एक डैमेज, या फिर ये लगा लो कि हाथ डिसलोकेट टाइप हो गया था उसी टाइम पे। और मैं काफ़ी बीमार था उस टाइम पे, क्योंकि एक तो सडनली एकदम से कोई चीज़ डिसलोकेट, शोल्डर डिसलोकेट हो जाए, और फिर ऐसे नहीं बोलते कि पीलिया वगैरह हो जाता है बच्चों को, तो वो भी हो गया था उसी टाइम पे। तो मेरे पापा कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से तू बच्चा था, मतलब जिंदा ही मैं बड़ी मुश्किल से रहा था। तो फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो फिर पापा ने देखा कि यार मतलब राइट हैंड शोल्डर मतलब काम ही नहीं कर रहा, राइट हैंड से काम ही नहीं कर पा रहा ये। तो फिर पापा ने पूरे ऑल ओवर इंडिया, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया जिसने भी ये बोला कि यहाँ से ठीक हो जाएगा या फिर यहाँ जाके आप एक बार मत्था मुराद उराद जो भी हो सकता था उनसे उन्होंने वो किया। तो मेरा मानना ये कि पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों के लिए इतना करते हैं और लिमिट क्रॉस करते हैं वो हर चीज़ में कि ये जैसे तैसे ठीक हो जाए। तो उन्होंने वो सब किया, और सभी पेरेंट्स ऐसा करते हैं। तो अपने पेरेंट्स की हमें ये है कि उनका आशीर्वाद हमेशा लेकर रखना चाहिए, क्योंकि भगवान को किसी ने नहीं देखा, पर पेरेंट्स हमारे भगवान रूप में ही है। अच्छा, आपने गेम्स में आने से पहले कुछ सोचा था अपने लिए कि आपको ये अचीव करना है या इस फील्ड में जाना है? नहीं मैम, कुछ नहीं सोचा था।
ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मुझे ये अचीव करना है या इस लेवल तक जाना है। हाँ, मैं स्टार्टिंग के दिनों में जब मैं अपने स्ट्रगल टाइम पे था, हर कोई प्लेयर अपने स्ट्रगल टाइम पे होता है जब वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन रिज़ल्ट नहीं आता है। सबके साथ ही होता है ऐसा। और उस टाइम पे मैं एक एथलीट से मिला था जो 5 टाइम्स के ओलंपियन थे। ओके। और मेरे सर उस टाइम पे राकेश सिंह ठाकुर थे, तो उनके साथ मैं गया था वहाँ पे। उनके एक छोटा सा ऑफिस था उन पे। वहाँ पे मैंने उनको देखा तो मैं बाहर निकल के कह रहा था यार 5 बार ओलंपियन, मतलब सीधा सीधा 4x5 20, मतलब 20 ईयर से तो मतलब ये ओलंपिक खेल रहे हैं, तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। और 20 टाइम से उसी पीक को रिप्रेजेंट करना, तो मेरे मन में था कि यार हाँ, अगर कुछ करना है तो कुछ इस टाइप का ही होना चाहिए, होना चाहिए इस टाइप का। लेकिन ये जब भी नहीं सोचा था कि यार मैं कुछ ऐसा करूँगा। बस ये था कि हाँ, मेहनत करनी है, दिल लगा के मेहनत करनी है। जो चीज़ है, जो चीज़ दे रखी है भगवान ने, जिस चीज़ में मैं, जिस फील्ड में मैं उतारूँ, तो अपनी तरफ से एक भी माइनस पॉइंट नहीं छोड़ना है कि वहाँ जाके रिग्रेट हो कि यार वहाँ पे पहुँच गया, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं थोड़ा सा एफर्ट्स और लगा लेता। तो एट द एंड ये होना चाहिए कि हाँ, हमने अपना 100% दिया, बाकी जो है भगवान ने मेडल मंजूर किया तो वो भी ठीक है। जी। मनीष, आप हरियाणा से हैं और ऐसा कहा भी जाता है हरियाणा के लोगों में स्पोर्ट्स जो है उनके डीएनए में ही होता है। तो जैसे आपने कहा कि पहले तो नहीं सोचा था, जब आपने किसी को देखा तब आपको थोड़ा बहुत लगा था कि हाँ, मुझे भी सोचना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली वो पल कब आया जब आपने गेम्स में एंट्री कर ली? मैम, स्टार्टिंग से ही ना मेरे पापा ऐसे थे कि वो खुद भी एथलीट रहे हैं। और ये कि वो कहीं पर रिप्रेजेंट नहीं किया अपने आप को। बाकी उन्होंने काफ़ी सारे गेम खेल रखे हैं, फुटबॉल, रेसलिंग और एथलेटिक्स वगैरह। तो उनका ये था कि यार मतलब इसमें हालांकि मतलब राइट हैंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको फिजिकली इतना मजबूत बना दूं मैं कि नॉर्मल इंसान से भी थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ओके। कि मतलब इसमें फिजिकली पावर इतनी मैं मतलब बिल्ड कर दूं इसमें कि ये नॉर्मल किसी से अगर बाय चांस, जैसे हरियाणा में कहते हैं ना कि यार, हरियाणा में कहते हैं कि यार मार के भले ही आ जाना लेकिन पिट के मत आना। तो इस टाइप से था पापा का कि थोड़ा सा फिजिकली इसको स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ मैं। तो पापा बचपन से ही कि रनिंग करनी है, सुबह जल्दी उठना है, रनिंग करनी है। और बहुत सारी इरिटेट भी होते थे उस वक्त आप जब, क्योंकि कहा भी जाता है कि बापू सेहत के लिए हानिकारक, तो ऐसे इरिटेट भी होते थे उस वक्त आप? नहीं, स्टार्टिंग में होते थे। स्टार्टिंग में मुझे याद है कि मैं भाग नहीं पा रहा था, लेकिन पापा ने बोला कि मेरे जो बड़े भाई थे, ताऊ के लड़के, उनसे बोला कि ना, नहीं, इसके हाथ पकड़ लो दोनों और इसको भगाओ। तो कुछ इस टाइप का सीन था कि हाँ, मतलब बचपन से ही मतलब फिजिकली मेहनत करनी है, ये करना है, वो करना, तो इस टाइप से था। और फिर पापा ये भी सोचते थे यार इसको कौन से गेम में डालूं मैं। अब ये सुबह 4 बजे उठ जाता है, 4 बजे उठ के मेहनत करनी है इसने, फिर स्कूल में जाना, फिर स्कूल से आने के बाद में फिर मतलब कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा है इतने सालों से मैं, लेकिन फील्ड कौन सी इसको, मतलब एक प्रॉपर वे कौन सी दूं। तभी भी गोल फोकस नहीं था, वो उस पे फोकस नहीं किया था कि क्या गोल है। हाँ, ये नहीं था। जी। ये अभी तक फाइनल नहीं था कि मतलब कहीं पे मैं बता तो रहा हूँ, मैं कोई वे नहीं थी, कोई लाइन नहीं थी, कोई पाथ नहीं थी कि यार इस पे चलना है और आगे बढ़ना है। हाँ। बस ये था कि मेहनत करनी, अपने आप को फिजिकली फिट रखना, स्ट्रॉन्ग बनाना अपने आप को। और बहुत ज़्यादा टफ वाली जो एक्सरसाइज होते हैं जब पापा करवाने लगते हैं ना, तो आज भी अगर वो करवाते हैं ना तो बहुत ही टफ एक्सरसाइज करवाते हैं वो। जी जी। तो 2016 में फिर पापा को किसी ने सजेस्ट किया कि शूटिंग गेम अच्छा गेम है और इंडिविजुअली गेम है, किसी टीम वर्क का साथ नहीं है। ऐसा होता है ना बहुत बार कि टीम में आप अपने 110% पुट अप कर रहे हो, आप अपने एफर्ट्स, लेकिन टीम अगर साथ नहीं दे रही है तो फिर पापा ने कहा कि हाँ यार ये गेम अच्छा, और शूटिंग गेम है, टेक्निकल गेम है,
फिर मेरे पापा ड्राइंग के और मतलब मैकेनिकल फील्ड में हैं, तो वो भी टेक्निकल हैं। ओके। मेरी मम्मी भी टेक्निकल हैं, वो भी जी। इसी फील्ड से हैं। जी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये गेम बेस्ट रहेगा। ओके। तो पहली बार जब आपने पिस्टल उठाई थी तो वो पल कैसा था? उस टाइम पे क्या सोच रहे थे आप? मैं जब शूटिंग रेंज में गया, मैंने सोचा था कि यार ग्राउंड होगा। हाँ। अब किसी एथलेटिक वाले को अगर एकदम से किसी रूम में जाके और ये बोला जाए कि बस यही करना है और शूटिंग जो है बारीकी का गेम है। हाँ। एक पोजीशन मेंटेन करनी है, उस पोजीशन को बार बार रिपीट रिपीट रिपीट, और बहुत बार माइंड भी इधर उधर जाता है क्योंकि माइंड का काम है जाने का। हमारे टेक्निकल शूटिंग की टेक्निकल में कहते हैं, हमारे मेरे जो कोच हैं वो कहते हैं कि दिमाग का काम है जाना, तुम्हारा काम है पकड़ के लाना उस चीज पर लगाना। तो पुलिस और चोर वाला गेम है कि वो भागेगा, तुम्हें उसको पकड़ना है और अपना काम करवाना है। शूटिंग गेम जो है मुझे लगता है उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ आपकी स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप? मैम मेंटली गेम है और अप्रोक्स 90% के आसपास सारा ये गेम मेंटली है। ओके। और फिजिकली भी चाहिए क्योंकि आपको 1.5 घंटे के लिए पूरी अपनी बॉडी की पूरी एनर्जी वहाँ पे लगानी है और पोजीशन भी लूज़ नहीं करनी है, उसी पोजीशन में उसी एक बॉडी शिवरिंग नहीं होनी चाहिए। और चाहे कितना भी बड़े लेवल का मैच हुआ, बॉडी अगर आपकी वाइब्रेट कर रही है तो उस टाइम पे शॉट आप फायर कर ही नहीं पाओगे। बहुत बार होता है कि हम जैसे स्टेज पे चढ़ते हैं तो पैर ऐसे अपने आप ही हिल जाते हैं, पूरी बॉडी मतलब वाइब्रेट करती है। ओके। लेकिन उस टाइम पे जब आपके पीछे ऑडियंस बैठी हो, कम से कम भी हज़ारों की संख्या में मतलब प्लेयर्स बैठे हैं, ऑडियंस बैठी है, बाहर से देखने के लिए आए हैं या फिर खुद के पेरेंट्स भी देखने आए हैं, तो उस टाइम पे अपने आप को बिल्कुल शांत रखना, ये सारी चीज़ें हो पाती हैं अपनी मेंटल ट्रेनिंग की वजह से। ओके। हमारे जो कोचेज़ हैं, जो हमारे मेंटल ट्रेनर हैं, इन चीज़ों की वजह से। और पूरा ध्यान देना पड़ता है मेडिटेशन पे भी तराटक, मैं मेडिटेशन और तराटक दोनों ही चीज़ें करता हूँ। फिर सुबह के टाइम पे योगा, ये सारी चीज़ें। और योगा में भी हमारी एक ऐसी एक्सरसाइजें हैं कि आराम से बैठ के जैसे अनुलोम विलोम, ये जो चीज़ें हैं ये आपको शांत रखती हैं। बड़े प्रेशर में भी जब आपके पीछे आपको देखने के लिए मतलब हज़ारों की संख्या में मतलब लोग आए हैं, उस टाइम पे अपने आप को शांत रखना है तो डेफिनेटली आपको मेंटल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ओके। अच्छा, कहते हैं जब आपके पास कामयाबी आती है, सफलता आती है तो थोड़ी सी नेगेटिविटी भी लेकर आती है, तो क्या कभी सोसाइटी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया कि या किसी ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोला कि इसने तो बस सिंपैथी से ये सब मेडल जो है वो जीते हैं? जब उस वक्त ऐसा हुआ भी तो आपने उस नेगेटिविटी को किस तरह से लिया? मैंने बहुत कम चीज़ें फेस की हैं इस टाइप की। ओके। मतलब सोसाइटी को लेके कि यार हम बहुत बार बोल देते हैं कि यार मतलब ये पैरा में है तो इस वजह से मतलब मेडल आ गया इसका, ये वो। पर मैंने देखा कि जब मैंने अपनी शूटिंग करियर स्टार्ट किया था तो मैंने ये नहीं देखा था कि मैं पैरा में हूँ या मैं एबल में हूँ। उस टाइम पे मैंने एबल में ही मेडल लिए हैं। अच्छा। तो मैंने कभी ये फील ही नहीं किया यार कि तू पैरा है तो मतलब पैरा में इतना कंपटीशन है, इसके हिसाब से तुझे मतलब मेहनत करनी है। नहीं, मैंने मेहनत की अपने हिसाब से, जो मुझे ठीक लगा कि यार मैं एफर्ट्स डाल सकता हूँ तो मैं क्यों ना डालूँ। बिल्कुल। पैराशूटिंग टीम का तो मतलब दोनों में जब ये हो गया ना कि यार मैं उसमें जाऊँ या उसमें जाऊँ, तो फिर मेरे सर ने बोला कि यार तू इसमें आ जा। ओके। हाँ, पैराशूटिंग टीम में उसके साथ रहे तो जी। तो मैंने ये देखा मैम कि मेहनत करनी है ना, तो ये नहीं कि यार ये पैरा है या ये एबल है। मेहनत करनी है, अपने हिसाब से करनी है और दिल लगा के करनी है, एंड तक करनी है। वो कहते हैं कि आखिरी सांस तक छोड़नी नहीं है। ओके। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में जब तिरंगा ऊपर गया तो उस टाइम आपकी फीलिंग कैसी थी? क्या गूज़बम्प्स हुए उस टाइम पे? क्या फील कर रहे थे आप? हम
वो कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे सच्चाई में मतलब वो ऐसा होता है वहाँ पे कि आंखों से आंसू और रोंगटे खड़े हो ही जाते हैं, क्योंकि वो बंदा या कोई भी मतलब एथलीट वहां तक पहुंच के और वो तिरंगे को अगर लहरा रहा ना, उसके पीछे की जो मेहनत है ना, उसको आप ये समझ लो कि उसको आप बता भी नहीं पाओगे आप। बहुत बार होता है कि हम प्लेयर बता देते हैं कि हाँ यार 4 साल मेहनत करी इसने और ये मेडल लिया है, लेकिन 4 साल जो मेहनत करी है ना उसने, वो बंदा ही जानता है वो कि उसने क्या मेहनत की है। वो सुबह 5 बजे से लेकर और रात के 10 बजे तक जब वो मेहनत चलती है ना, तो हर दिन आप ये सोचोगे कि यार बस आज का दिन खत्म हो जाए, बस जैसे तैसे ये आज का दिन खत्म हो जाए, कल देख लेंगे। तो वो मेहनत जब होती है ना वहाँ पे, और जब वो खुशी होती है कि यार तिरंगा ऊपर जा रहा, तो आंसू भी निकलते हैं, रोंगटे भी खड़े होते हैं, और फिर ये होता है कि यार एक सपना सा, जैसे एक फिल्म चल रही है ना, जैसे आंखों के सामने एक मतलब बहुत ही फ्लैशबैक आता है, जो भी स्ट्रगल किया है वो सब सामने आ जाता है। सब आता है मैम, सब आता है। जब वहाँ पे वो तिरंगा ऊपर जाता है ना, ये सोचते हैं यार इतनी मेहनत करी तूने, इतने सारे सैक्रिफाइसेस, मतलब मेरे घर में शादी थी मैं जब नहीं था वहाँ पे, मेरे घर में डेथ भी थी मैं जब भी नहीं था वहाँ पे। तो ये सारी चीजें ना याद आती हैं कि यार अपनी फैमिली को छोड़ दिया, अपने कई सारी चीजें, मतलब हर चीज, अपने भाई बहन सबको, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, और तू मतलब इतनी मेहनत करके यहाँ तक आया और फिर फाइनली ये तिरंगा ऊपर जा रहा है, तो अलग ही खुशी होती है उसकी। एक और सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, जो हमारे नेशनल पैरालंपियंस हैं और इंटरनेशनल पैरालंपियंस हैं, उनमें क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको? क्या बारीकी है जो आपको उनसे अलग बनाती है? नेशनल और इंटरनेशनल मैम, बात ही नहीं कि पैरा की या ये, बल्कि जो आप कह रहे हो ना कि जी, वो चाहे नेशनल लेवल का पैरा का एथलीट हो या एबल का हो, ओके, वो चाहे इंटरनेशनल प्लेयर पैरा का हो या एबल का हो, बस बारीकी ये है, बारीकी इसमें बस एक ही चीज ही है, एक जिद होती है। जब इंसान की जिद होती है ना कि मुझे ये करना है, तो करना है उसे। लेकिन बहुत सारे मतलब प्लेयर्स, एथलीट या फिर जिस भी फील्ड में है वो छोड़ देते हैं, यार नहीं हो पाएगा। जब ये अंदर से ये आ जाए ना कि यार नहीं हो पाएगा, तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन एक जिद होती है ना, यार कैसे नहीं हो पाएगा, मैं करके दिखाऊंगा इसे, चाहे मैं मर जाऊं मैं। हाँ, युद्ध में ये नहीं है कि आप मार नहीं पाओगे, आपको मारना पड़ेगा, नहीं तो आप मरोगे। तो जहाँ पे वॉर टाइप में आ जाए ना अंदर की, यार मुझे करना है, कैसे नहीं हो पाएगा, मैं अपना 110% दूंगा, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, चाहे मैं मर जाऊं मैं वहां पे, जब जाके मैं वो वहां तक पहुंच पाता। ओके। तो एक जिद है। कई एथलीट नेशनल लेवल पे भी वो जिद करते हैं, तभी जाके वो इंटरनेशनल पे पहुंच पाते हैं। कई एथलीट छोड़ देते हैं, जैसे चल रहा चलता रहेगा यार, जिंदगी है, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर ये जिद होगी ना, मेरे पापा कहते हैं कि मैं बचपन से बड़ा जिद्दी हूँ और हर चीज में। हालांकि अब मैंने थोड़ा सा ही कम किया है, कई चीजों में मैं गलत जिद कर लेता हूँ, लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं फिर। लेकिन ये जिद्दी होना जरूरी है। ओके। अच्छा मनीष, जब आप फील्ड में होते हैं, ग्राउंड पर होते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या स्ट्रगल फेस करते हैं? कितना सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और कितना सपोर्ट आप चाहते हैं, ये मैं ज़रूर जानूंगी आपसे। मैम, अब अगर आज मैं इंडिया को देखूं 2025 में, तो काफ़ी अच्छा चल रहा। लेकिन जब मैंने स्टार्ट की थी 2016 में, तभी इतना सपोर्ट नहीं होता था। ओके। एथलीट अपने घर से पैसे लगा के अपना वेपन परचेज करता था, खैर अभी भी करता है वो वेपन परचेज, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट है अभी भी। ओके। एथलीट को ग्राउंड रूट से उठाने में, और जितना मतलब गवर्नमेंट ग्राउंड रूट से उठाने में सपोर्ट दिखाएगी ना,
हमारे मेडल्स की क्वांटिटी उतनी इंक्रीज होगी। अच्छा। अभी क्या है, ये सोचते हैं कि मेडल ले आया, ठीक है मेडल ले आया और अब इसको इनाम दे दो और बात खत्म। लेकिन ये नहीं सोचते यार, ये जहाँ से ये उठा है, जिस मिट्टी से ये उठा है, क्या पता इस जैसे एथलीट और भी हों आसपास। बिल्कुल। अगर इसके एरिया से अगर हम 4-5 को और निकाल के लाएं तो इंडिया के तो मेडल ही इंक्रीज हो रहे हैं ना, देश का तो नाम ही ऊंचा हो रहा है। बिल्कुल। और हमें ही करना चाहिए। गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहते हैं ना कि एक घड़ा बना दिया, घड़ा तो बना दिया, लेकिन जो एक रिफाइनमेंट होती है ना, पॉलिश जिसको कहते हैं, लकड़ी हमने बना दी, लकड़ी काट के रख दी हमने, लेकिन जब तक उसको पॉलिश नहीं होगी ना, जब तक वो चीज चमकेगी नहीं वो। तो हमने वो बेस हमने तैयार कर दिया है। अब गवर्नमेंट ने भी तैयार करा है, एथलीट का भी सपोर्ट रहा है उसमें। जिस भी कहते हैं ना कि अगर परिवार में से एक लायक हो जाए, एक मतलब सरकारी जॉब चला जाए, तो छोटे देख के अपने आप ही कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। जी, जैसे आपने कहा कि आपको वेपन भी जो है वो परचेज करना पड़ता है, तो कितने वेपन्स आपको परचेज करने पड़ते हैं? और फैमिली उस टाइम पे, क्योंकि आप तो जब छोटे थे, हाँ। जब आपने शुरू किया, तो उस टाइम फैमिली कितना सपोर्ट कर रही थी इस चीज में? मेरे पापा ने काफी सपोर्ट किया, चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन कहते हैं ना कि बाप की जेब हमेशा भरी रहती है। अपने लिए भले ही वो कुछ ना खरीदे, आज भी नहीं खरीदते वो, आज भी ऐसे ही है कि वो अपने लिए नहीं खरीदते, मैं ही कुछ दे दूं तो पहन लेंगे वो। पर पापा ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, और पिस्टल भी उन्होंने दिलवाई थी स्टार्टिंग में। ओके। और अप्रोक्स 2 लाख के आसपास पिस्टल आई थी। और फिर कोचिंग फीस और एमुनेशन, ये सारी चीज़ें पापा ने अरेंज करी है। ओके। मनीष, जब आपको पेरिस 2024 में सिल्वर मिला था, तो उस वक्त थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुए थे आप, या ऐसा लगा कि कुछ नया होने वाला है? मैम, एक ने मेरे से इंटरव्यू में भी पूछा था। हाँ। कह रहे थे कि अंदर से ये नहीं आया कि यार गोल्ड होना चाहिए था। हाँ। तो मैंने कहा कि यार मेडल होता है। ओके। जो ये सोचता ना कि यार गोल्ड होना चाहिए था, मेडल रिपीट होना चाहिए था, वो कभी किसी भी अचीवमेंट को लेकर वो एंजॉयमेंट नहीं कर पाएगा। ओके। जो ये सोचता ना कि यार गोल्ड होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए, होना तो पता नहीं क्या क्या चाहिए था। होना तो शायद मैं एक ओलंपिक में जाता और 3-4 मेडल वहां से ले आता। होना तो ये भी चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान ने, यार हम यहाँ तक पहुंचे, हमने इतनी मेहनत की, उस सामने वाले बंदे ने तो 1 मिनट में कह दिया कि यार ये होना चाहिए था। तो हमारी मेहनत और जो भी हमने मतलब छोड़ के आए हम, उसने 1 मिनट में पानी फेर दिया। बहुत से एथलीट हैं कि यार ये होना चाहिए था। यार उस पल को एंजॉय करो। बहुत प्लेयर हैं जो 4 साल मेहनत करते हैं, 8 साल मेहनत करते हैं उस एक दिन के लिए। ओके। उस 1 घंटे के लिए। बहुत प्लेयर हैं ऐसे। और उस एक दिन में बाय चांस उस प्लेयर के इंजरी हो जाए, वो कहीं से जा रहा है, सड़क पे जा रहा है, रोड पे बाय चांस कहीं से आके कोई एक्सीडेंट हो जाए, या एक्सीडेंटली उसका पैर मुड़ जाए, तो क्या उसने मेहनत नहीं की? उसने भी मेहनत की है। बिल्कुल। और वो भी उस मेडल का हकदार था। लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं सोचते, हम सोचते हैं यार ये हो जाना चाहिए था। हम उस पल को एंजॉय नहीं करते हम। मैंने कहा कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं सिल्वर ले पाया। ओके। मैं खुश हूँ और मैं इस मेडल को एंजॉय करूँगा, ना कि तुम्हारी इन बातों में आके कि यार गोल्ड होना चाहिए था। मैं सिल्वर ले पाया हूँ, मैंने मेहनत की जी। और मेडल होता है। पूरे वर्ल्ड में अगर आप सिल्वर पे हो या ब्रॉन्ज पे हो, तो मेडल है, उसको एंजॉय करो यार। उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। ओके। और गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज कितना अंतर है। हमारी शूटिंग में तो ये बोलते हैं कि एक शॉट ऊपर ले जाए और एक शॉट ही नीचे ले जाए। हमारी शूटिंग तो ऐसा गेम है कि
एक शॉट से ही गोल्ड से सीधा 8th पोजीशन बन जाए, और 8th से अगर एक शॉट हमारा अच्छा चल जाए तो वो गोल्ड पे आ जाए। तो जहाँ इतनी बारीकी वाला गेम है, जहाँ यही नहीं पता कि यार गोल्ड होगा सिल्वर होगा या मेडल की लिस्ट से ही हम बाहर होंगे, वहां भी हम ये सोचते रहेंगे यार गोल्ड होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। नहीं, एंजॉय करो यार जी। जहां तक पहुंचे हो, मेहनत से अपना एंजॉय करो, उस पल को जियो, आगे के लिए मेहनत करो। आपको इतने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, और क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप हर अवार्ड के बाद करते हैं, लाइक मंदिर जाना या अपनी मदर को बताना, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप ज़रूर फॉलो करते हैं हर अवार्ड के बाद? मैम अवार्ड्स काफ़ी हैं, लेकिन ये कहते हैं ना कि मंदिर, एक मेडल आने के बाद ही मंदिर जाओ तो फिर वो मंदिर क्या जाना हुआ। जी। या फिर अपने पेरेंट्स के पास जब जाओ कि जब कुछ जीत लिया, तो अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा ही मैं रहता हूँ, और ज़्यादातर मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता हूँ। जी। मुझे पसंद नहीं है कि मतलब मैं बाहर कहीं पर जाके और फिर पेरेंट्स से दूर होके बातचीत करूँ। और रही बात पूजा की, तो शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन मैं पूजा ना करता हूँ। और वो ये जब भगवान को याद करना ही है तो बुरे में भी याद करो और अच्छे में भी याद करो। एक लालच के लिए उस भगवान को याद करें, वो भी गलत है ना। जी। कि हाँ यार भगवान बस ये मेडल दिला देना, उसके बाद मैं इतनी पूजा करूंगा, इतने भंडारे करूंगा मैं, ये इस टाइप से। जी। जी। नहीं, अगर वो है उसको मानते हो तो बुरे में ही मानो और अच्छाई में ही मानो। तो मैं दोनों में ही, चाहे मेरा कितना ही बुरा टाइम हो, मैं उसमें भी उसको याद करता हूँ। जी। चाहे मैं ओलंपिक का मेडल लेके भी गया हूँ तो भी मैं उसको याद करता हूँ। जी। और डेली पूजा होनी चाहिए मैम, डेली, क्योंकि पूजा ही ऐसी चीज है जिससे पॉजिटिविटी मिलती है और नेगेटिविटी दूर होती है। और बाकी तो लोग सराउंडिंग हमारी है ही ऐसी जो नेगेटिविटी देती रहती है। तो अगर अंदर से पॉजिटिव होना तो मतलब पूजा करनी पड़ेगी। जी। जी। देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान आपको मिल चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। जब आपको ये सम्मान मिला था उस वक्त कैसी फीलिंग थी? मैम फीलिंग्स तो अच्छी थी मैम सारी। और काफ़ी अच्छी थी, मैं पापा के साथ था। और थोड़ा अच्छा ये भी लग रहा था कि यार उस अवार्ड को लेने के लिए मतलब पेरेंट्स में से एक को मतलब अलाउड था वहाँ पे। तो पापा थे वहाँ पे, और पापा बहुत खुश थे। पापा ने जब मतलब मैं मेडल लेके आया, वो एक मेडल मिलता है, मेडल और साथ में सर्टिफिकेट। हाँ जी। तो मैं जब लेके आया तो पापा बड़े खुश थे। पापा ने एकदम गले से लगा के टाइट एकदम कस के, और कि हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। क्या बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का कॉल जब आपके पास आया तो कैसा रिएक्शन था उस टाइम पे? उस टाइम पे आप क्या सोच रहे थे, कितनी बातें करनी है आपको उनसे, क्या क्या सोचा था उस वक्त? मैम 2020 में जब मेरा गोल्ड आया था ओलंपिक्स में, हाँ जी, तो उस टाइम पे शोर इतना था मेरे आसपास, और मतलब भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इंटरव्यू वाले थे, कोचेस थे, हमारी टीम थी, पूरी शूटिंग टीम, और फिर पूरी चारों तरफ से जैपनीज ने ऐसे घेर रखा था मुझे। तो उस भीड़ में एक फोन आया, वो भी सुभाष सर ने मेरे हाथ में दिया फोन कि पीएम सर का फोन है। ओके। और उस भीड़ में मैं थोड़ा सा पजल था उस टाइम पे, हाँ। क्योंकि एकदम से सडनली एकदम से इतनी खुशी होना, और फिर मतलब उस मेडल लेना, और फिर मेडल लेने के बाद में मैं थोड़ा सा ऐसे था कि पीएम सर का फोन। मैंने उठा के हाँ जी सर। फिर उन्होंने इतनी प्यार से जो बात की ना, उन्होंने कहा कि घर में मम्मी पापा दोनों खुश हैं, और आपकी छोटी बहन भी है, आपकी बहनें भी खुश हैं, 2 बहनें आपकी, एक शूटिंग करती है। हाँ जी। और आपका भाई भी खुश है, शिवा। उन्होंने बकायदा नाम लेके, ये नहीं कि मतलब एक नॉर्मली इंसान बात करता है कि हाँ यार ठीक है,
उन्होंने कहा कि आप बेटा जैसे ही घर जाओगे मम्मी ने खीर बना रखी है आपके लिए, काफी काफी दिनों से आप बाहर का खा रहे हो, आप पूरे वेजिटेरियन हो, आप अंडा भी नहीं खाते। उन्होंने वो मतलब ऐसी बातें बोल रहे मेरे से, आप अंडा भी नहीं खाते, आप वेजिटेरियन हो, मम्मी ने खीर बनाई है अच्छे से, आओगे तो भव्य स्वागत होगा आपका घर पे। तो इस टाइप से बातें हुई। मैं कि जी सर जी सर। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं कि हाँ जी सर, हाँ जी सर। बस ये बातें हो रही थी। और होने के बाद में मैंने फोन रख के मैं कहा था सच में पीएम सर थे? तो वो कह रहे हाँ सच में। मैं कि यार मतलब वर्ल्ड में ऐसा मतलब पहली बार देखा मैंने। मतलब हमारे साथ ऑल ओवर वर्ल्ड के प्लेयर रहते हैं, एथलीट रहते हैं, वो भी हैरान थे कि यार तुम्हारा डायरेक्ट मतलब प्रधानमंत्री तुमसे फोन करके बात कर रहा है ये। तो ये मतलब और कहीं पे मैंने नहीं देखा। और जब दूसरी बार बात हुई 2024 में सिल्वर लेके, तब भी मैं ऐसे हैरान था। लेकिन हाँ उस टाइम पे थोड़ा ठीक था कि हाँ जी सर सब अच्छा है यहाँ पे। वो पूछ रहे थे खाना ठीक मिल रहा है या नहीं। वहाँ पे थोड़ी फूड को लेके प्रॉब्लम्स थी स्टार्टिंग में, लेकिन इंडिया ने काफ़ी अच्छा मैनेज भी किया। आपने ये नहीं सोचा था कि मुझे भी बात करनी है उनसे बहुत सारी? ऐसा कुछ नहीं आया था उस वक्त? मैम सोचते तो बहुत कुछ है। ये भी सोचते हैं कि यार उनसे पर्सनली बात करेंगे सर, आपकी वजह से मतलब पूरे वर्ल्ड में एक इंडिया का नाम जो अब हो रहा है। हाँ। और इसमें वो कहते हैं ना कि हमारा लीडर अगर एक अच्छा लीडर हो तो उसके पीछे जनता चलने के लिए तैयार होती है। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत से लीडर ऐसे भी होते हैं कि मतलब जनता को आगे कर देते हैं और आप पीछे रहते हैं। नहीं, वो उनमें से नहीं है। वो जैसे कहते हैं ना कि वो शेर जैसे होता है ना कि हाँ मैं आगे चलूंगा, मेरे पीछे अपने आप आ जाएंगे। तो देश को ऐसे लीडर की जरूरत है और वो हैं जो देश को आगे लेके चल रहे हैं। और वो हर फील्ड में, खाली स्पोर्ट्स में नहीं, वो हर फील्ड में वो ये कहते हैं कि यार आप मैं सामने खड़ा हूं, तुम करो बस, मैं हूं देखने के लिए। ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल जी। अच्छा, क्या कभी आपने ऐसा फेस किया है जो लोग हैं वो पैरालंपिक एथलीट को दूसरे एथलीट्स की तरह नहीं देखते हैं, थोड़ा सा उन दोनों में डिफरेंसेस करते हैं, तो आपने इस तरह की कुछ चीज़ें कभी फेस की हैं? मैम होती हैं इस टाइप की चीज़ें, और झूठ तो क्या ही बोलना, अपने देश में बैठ के भी अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वो भी देशभक्ति नहीं है वहाँ पे। जो सच्चाई है वो सच्चाई बोलनी चाहिए और एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर सामने वाला भी सच्चाई से मतलब उसको एक्सेप्ट करे जी जी, तो हमारे देश का बहुत सुधार हो सकता है। और ऐसा होता है कि मतलब एक पैरा एथलीट को नॉर्मल एथलीट से मतलब कम समझा जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार मुझे नहीं, मैं अपने आप को भी यूँ सोचता हूँ कि यार मैं भी इतना मैं पैरा हूँ ही नहीं, मैं ही सोचता हूँ। लेकिन जब मैं पैरा ओलंपिक्स में जाता हूँ या फिर किसी भी एशियन गेम्स में, जब मैं वहाँ के एथलीट को देखता हूँ जी, बाय चांस किसी वॉर में किसी का पैर कट गया, माइंस के नीचे आ गया, उसका पैर कट गया या हाथ कट गया, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? लेकिन हमारी मेंटलिटी ऐसी हो गई है कि नहीं यार ये तो पैरा है। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ अपने देश को ऊपर ले जाने की बजाय नीचे ले जाते हैं, वो डाउनफॉल की तरफ जाता है वो। उन्हें ये देखनी चाहिए यार ये भले ही ये पैरा, चाहे इसके साथ दुर्घटना कुछ भी हुई हो, रोड एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट, कुछ भी, या फिर आर्मी से था वो, आर्मी में उसका मतलब देश की सेवा में उसने अपना पैर खो दिया जी, तो ये नहीं सोचते, बल्कि उन्हें ये सोचनी चाहिए कि यार वो पैर खत्म होने के बाद जी या हाथ खत्म होने के बाद वो अपने एफर्ट्स इतने कर रहा है कि वो वहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे डेली ट्रेनिंग कर रहा है वो। अब मैं वहाँ पे जाता हूँ मैम पैरा ओलंपिक्स में, किसी के दोनों हाथ नहीं है, पैरों से रोटी खाता है वो। उनको देखने के बाद में मैं ये सोचता हूँ यार भगवान ने
हमें तो बहुत कुछ दिया यार। बिल्कुल। उन्हें देखने के बाद पैरों से वो मतलब अपना गेम खेलते हैं। एक टेबल टेनिस का उसके हाथ नहीं है, लेकिन वो टेबल टेनिस खेलता है अपने मुंह से, और वो इतनी अच्छी टेबल टेनिस खेलता है। उनको देखने के बाद में ना एक नॉर्मल इंसान भी ये सोचेगा कि यार तेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन तू फिर भी नहीं कर पा रहा, तो मतलब लानत है फिर उस जीवन पे। जी। तो हमें ये देखना चाहिए पैरा एथलीट का स्पोर्ट्स भी हमें देखनी चाहिए जी। क्योंकि उनसे एक मोटिवेशन ही मिलती है। जी। मैं अपनी बताऊं, मैंने बहुत कम मैचेस देखता हूँ मैं, मतलब दूसरे जो इवेंट्स हैं, लेकिन कोई पैरा इवेंट अगर हो रहा है ना तो मैं देखता हूँ उसे जी। क्योंकि वहां से जो एक बूस्ट मिलता है ना कि यार इस जैसे पैर नहीं है, हाथों से चल रहा है, हाथों से स्विमिंग कर रहा है। किसी के हाथ नहीं है, वो पैरों से मतलब इतनी अच्छी, मतलब आर्चरी जैसा गेम जहाँ पे हाथ भी बिल्कुल एकदम प्रिसाइज उस इवेंट के लिए बिल्कुल सटीक चाहिए बॉडी, वहां पे वो पैरों से निशाना लगा रहे हैं। ओके। तो हमें ये ना समझना चाहिए अपने देश को कि जो अपने पैरा एथलीट हैं वो भी एक एथलीट है। हम ये नहीं चाहते कि उनको अलग से आप ट्रीट करो जी। अलग से कुछ ट्रीट नहीं करना, उसको बस अपनी नज़रों में एथलीट मान लो, बस इतना ही बहुत है। जो नॉर्मल एथलीट है वो भी एक एथलीट है, वो भी अपने देश के लिए मेडल लेकर आ रहा। पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स दोनों एक ही पोडियम पे होते हैं जी। एक ही जैसा मैच होता है उनका, सेम मैच होते हैं, कुछ इवेंट्स अलग होंगे, बस कुछ इवेंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन तिरंगा तो एक साथ ही ऊपर जा रहा है। Exactly. तिरंगा तो वो भी लहरा रहा है और वो भी लहरा रहा है। तो हम ये भेदभाव अपने मनों में कर लेते हैं, अपने दिलों में कर लेते हैं, और फिर ये सोचते हैं यार ये पैरा एथलीट है, ये तो ऐसा ही है, छोड़ो। हमें ये सोचना चाहिए यार ये एथलीट तो है ही, लेकिन इसकी कितनी मेहनत लगी है वहां तक जाने में। जी जी। ये देखना चाहिए अपने देश को, और अगर देश इस सोच को अगर बदल ले तो शायद देश का जो ग्राफ है वो हम ये सोच रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहा। हाँ। शायद हम अगली बार जब मेरा ये इंटरव्यू हो तो मैं ये बोलूँ कि यार देश का ग्राफ तो बहुत ऊपर चला गया। क्या बात है जी। अभी यहाँ पर मीडिया के बिहेवियर पर बात कर लेते हैं। कहते हैं कि जब मेडल आ जाए तो ब्रेकिंग न्यूज, और जब मेडल ना आए तो साइलेंस। तो कभी आपने ऐसा फेस किया है कि मीडिया ने आपको मोमेंट्री लव दिया है, लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट नहीं? आपने ये चीज फेस की है? मीडिया वो कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सलाम होता है। चढ़ते सूरज को हर कोई दिखाता है, हर कोई उसी की बात करता है। जी जी। लेकिन हमारे देश में थोड़ा इस टाइप का है कि एथलीट जब नीचे गिर रहा होता है ना तो ये नहीं सोचते कि यार ये इतने अच्छे लेवल का एथलीट है, और अगर ये बाय चांस आज किसी भी सिचुएशन में अगर ये नीचे आ रहा तो इसकी प्रॉब्लम हमें समझनी चाहिए और इसको एक बार चांस देना चाहिए, वहां पे दोबारा जाए, और इसके लिए हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए जी। लेकिन हमारे मीडिया जो है ना वो कहते हैं कि मीडिया पहले से ठीक है, लेकिन झूठी सच्ची जो भी है कई टाइप की है, और मीडिया को इतना दोष ना दे कि हम अपने दिलों में ही अगर हम अपने मन को अगर साफ कर लें तो ज़्यादा बेटर है जी जी। क्योंकि लोग बातें बनाते हैं और बनाएंगे, वो आगे बनाते रहेंगे जी। आई थिंक ये आपकी जो पॉजिटिविटी है ये आपको और लोगों से अलग करती है शायद जी। सिलेक्शन या ट्रेनिंग प्रोसेस में कभी आपको ऐसा लगा है कि पॉलिटिक्स हो रही है, जो डिज़र्व करता है उसको चांस नहीं दिया जा रहा, और जो सिस्टम के अंदर का ही पर्सन है उसको सबसे आगे रखा जा रहा है? ऐसी पॉलिटिक्स कभी आपने देखी है? मैम हमारा जो गेम है ना शूटिंग गेम, ये सारा ऑनलाइन है ये। ओके। हमारा शॉट फायर होते ही रिजल्ट ऑन द स्क्रीन है, और एक जगह प्रिंटर चलता है हमारा, और पीछे ऑडियंस होती है तो वो भी ऑनलाइन स्क्रीन देखती है जी। सारा कंप्यूटराइज है। तो हमारे इवेंट में जो कहते हैं ना कि हेरा फेरी थोड़ी कम है। ओके।
क्योंकि जिसने स्कोर मार दिया, जैसे 575 मार दिया और किसी ने 570 मारा है, तो डेफिनेटली 575 को लेके जाएंगे हम जी। हाँ, कुछ हो जाता जैसे थोड़ा मोटा, कई बार जैसे कोचेस वगैरह अपने हिसाब से देखते हैं प्लेयर को, उन्हें लगे कि हाँ यार ये शायद इस मैच में नहीं कर पाया लेकिन इसको चांस देना चाहिए। ओके। तो कई बार हो जाता है ऐसे में, कई बार उस प्लेयर को भी चांस दिया जाता है जिस पे थोड़ा सा बिलीव हो। ओके। हाँ, कि आज ये भले ही ये नहीं कर पाया लेकिन हमारा मतलब हमें लगता है कि ये आगे बढ़ सकता है जी। तो कुछ अगर पॉइंटों में जैसे पॉइंट 1 पॉइंट 2 से अगर वो अंदर टीम में एंटर नहीं हो पा रहा है तो कोचेस वगैरह, हमारी पॉलिसी में लिखा हुआ लास्ट डिसीजन विल बी टेकन बाय शूटिंग टीम। ओके। तो लास्ट डिसीजन जो होता है वो डिसाइड करते हैं कि हाँ यार देश को मेडल कौन दे पाएगा। तो कई बार क्या होता है, कई बार जैसे मेरा भी सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी इवेंट में, तो ये नहीं सोचना कि यार कि नहीं हो पाया, हालांकि क्या पता मैं थर्ड पे था इस वजह से नहीं हो पाया जी। भगवान चाह रहा है कि मैं फर्स्ट पे आऊँ जब जाके जाऊँ मैं जी। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार क्यों हम तीसरे के लिए क्यों लड़े, हम जब लड़ाई लड़नी है तो फर्स्ट के लिए लड़ते हैं और कोई हमें काटे ये बोल के कि यार तू मतलब तू उस काबिल नहीं था, हमें ये करना ही क्यों है जी। वो तो ये बोले कि हाँ भाई तू काबिल है जा। क्या बात है। आपके अपकमिंग इवेंट के बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, कुछ अपकमिंग इवेंट्स जो अभी आप जिनमें पार्टिसिपेट करने वाले हो वो भी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। मैम ज़्यादा लंबी नहीं सोचता मैं मेरे कोचेस भी कहते हैं कि यार थोड़ा सा तो ध्यान रखा कर, पर अपनी ट्रेनिंग में ऐसे करता हूँ कि चाहे मुझे आधी रात को भी बोलेंगे यार आज तेरा मैच है तो मैं अपना परफॉर्मेंस अपनी पीक दूंगा। तो अभी जैसे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, साउथ कोरिया का है, अच्छा, दुबई वर्ल्ड कप है और नेक्स्ट ईयर तो एशियन गेम्स ही है जी, और जहाँ तक वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी है। तो जो भी मेरा टूर्नामेंट्स होगा जैसे मुझे 2 महीने 3 महीने पहले वो पता चल जाता है और मैं उसकी तैयारी में लग जाता हूँ। ओके। मैं ये नहीं सोचता कि यार मुझे 4 साल बाद परफॉर्मेंस देनी है या ये देनी, मेरे लिए जो भी टूर्नामेंट है वो कहते हैं ना कि लड़ाई छोटी हो या बड़ी हो लेकिन तैयारी तो करके जानी पड़ेगी। तो जब कहते हैं ना कि शस्त्र जब हमने उठा ही लिए जी जी, तो ये थोड़ी ना देखना कि यार लड़ाई छोटी है तो हमें छोटे उठाने, लड़ाई बड़ी है तो बड़े उठाने जी। हम अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस देने की उसमें रहते हैं जी, कि अपनी तरफ से बेस्ट देना, देश का झंडा कभी नीचे नहीं गिरना चाहिए। क्या बात है ईश, आपसे बात करके लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब वक्त आई थिंक आपके जाने का है और बहुत जल्दी मनीष जो है वो हमें टाटा बाय बाय कहने वाले हैं, लेकिन आप जाने से पहले एक मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में हो जी, चाहे आप जो भी कर रहे हो देश के लिए, चाहे वो कहते हैं ना कि चाहे कूड़ा साफ ही क्यों ना कर रहे हो, सफाई करने वाले का भी बहुत योगदान होता है देश में, लेकिन कोई समझता नहीं है। सबकी नज़रों में हीरो जो है वो टीवी पे आना या फिर लगातार न्यूज़पेपर में बने रहना, ये मतलब कोई हीरोगिरी नहीं है जी। और जो हम लाइफ जी रहे हैं, जो फेक लाइफ आजकल हमारी सोशल मीडिया ने चला रखी है, इसको ना देखते हुए हमें वो काम करने चाहिए जिसमें आप अपने देश को आगे ले जा सकते हो जी। और मैं अपने आप को कहता हूँ जब मैं किसी एक अच्छे लेवल पर परफॉर्म कर रहा होता हूँ जी, कि मर जाना बस अपने आप को ये मत सोचना कि अब हार मान ली, अब हार मान लेते हैं, ये नहीं सोचना। चाहे वहाँ पे आखिरी सांस ही क्यों ना हो, पर लड़ाई लड़नी है और लड़ते रहना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जब जाके ही आगे तक बढ़ा जाता है जी। और कंटिन्यूसली उस पीक पॉइंट पे ये मतलब स्टेबल रहा जाता है जी। तो जिस भी फील्ड में हो
लगे रहो, अपने हार से सीखते रहो, आगे जी। बढ़ते रहो। जी। जय हिंद। क्या बात है। ऑल द वेरी बेस्ट आपके जितने भी अपकमिंग इवेंट्स हैं, आपके मैचेस के लिए आपको, और आप ऐसे ही अच्छा देते रहें और हमारे देश का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए और इतनी सारी बातें हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाएं। थैंक यू। वेलकम मैम। और आप देखते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके रेडियो वाला पॉडकास्ट।